तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था सिल्वर बो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर स्वॉर्ड गॉड से फाइट करने की कोशिश किया था और उस कोशिश के चक्कर में वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। फिर लीडर के ख़त्म हो जाने के बाद बाकी सभी लोगों की भी एंट्री हुई थी, जहाँ पर जिन लीडर के ज़मीन पे गिरे हुए खून को पीना चाहती थी। जो भी ये देख करके जिन को लीडर का खून पीने देता है और खुद खाना खाने के लिए चला जाता है, जहाँ पे खाने के टेबल पे बैठे बैठे ये लोग टांग क्लैन की बात छेड़ते हैं। फिर टांग क्लैन की बात निकलते ही वहीं पर ही हमारा पिछला चैप्टर ख़त्म हो गया था। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है, जहाँ पे जीगल बोलता है वॉर के दौरान ग्रेट वॉल के पीछे नॉर्थर्न सी के बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट थे जिनको कि मुरीम अलायंस ने एक ट्रॉफी की तरह रख लिया। उन्हीं में से एक था हेवनली आइस स्पिरिट। जो इस पे बोलता है तो फिर वो टांग क्लैन में क्यों है, मुरीम अलायंस में क्यों नहीं। जीगल बोलता है मैंने ये सुना था कि उनको किसी नए तरीके के पॉइजन के बारे में रिसर्च करना था, इस वजह से अलायंस ने उनको पूरा आइस स्पिरिट दे दिया। उन लोगों के बीच ज़रूर से ही कोई ना कोई अग्रीमेंट हुआ होगा। जो ये सुनने के बाद यून से बोलता है अगर तुम्हारे पास हेवनली आइस स्पिरिट आ जाए तो फिर तुम पोयान लेके सारे बिजनेस को खुद से ही कवर कर सकती हो। यून बोलती है ऑफ कोर्स। जो इस पे बोलता है चलो फिर ठीक है, हम वो तुम्हारे लिए ले आएंगे। अब जो कि ये बोलने के बाद ही यहाँ पे एंट्री होती है पागल औरत जिन की, जिसको देख करके सभी के सभी लोगों के मुंह से खाना तक गिर जाता है। और उनमें से कुछ लोग तो भाई यून को देख करके चिल्लाने लगते हैं, देखो भाई ज़ॉम्बी आ गया, कोई तो बचाओ। नाउ इसके बाद हमें जो कि सारे बिजनेसेस को दिखाया जाता है एक मॉडर्न मैन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। इस एरा की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा ही बेकार है। ज़रा इस स्टील निकालने के प्रोसेस को तो देखो कितना ज़्यादा मुश्किल है। इन सभी के सभी फर्नेस को मिट्टी से ही बनाया गया है और इन सभी की हाइट एक पर्सन की ही जितनी है। जब आयरन ओर को मिक्स किया जाता है चारकोल के साथ फर्नेस के अंदर और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है विल्डमिन के हेल्प से, तो फिर एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ स्टील निकाला जा सकता है। इस इतने बड़े वर्कशॉप में यहाँ पे टोटल 70 फर्नेसेस हैं, लेकिन इतने ज़्यादा एफर्ट और स्ट्रेंथ के बावजूद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 10 किलोग्राम ही स्टील निकाला जा रहा है। इन सभी चीज़ों को देखना नेचुरली तुम्हें पूरी तरीके से निराश करके रख देगी, जब इसमें 250 वर्कर लगता है और विल्डमिल को टर्न वाइज ऑपरेट किया जाता है। इन सभी कामों में इतनी ज़्यादा मेहनत और पैसा लगाने के बावजूद इसमें इतना कम आउटपुट निकलता है। रियलिटी में ये देखना और भी ज़्यादा निराशाजनक है, जबकि तुमने टीवी पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट हुए फर्नेस से लोहा निकालते हुए देखा है, जैसे कि ये रोज़ का काम हो। क्या होता अगर मॉडर्न लेवर्स को जो कॉस्ट दिया जाता था इन सभी इनएफिशिएंट प्रोसेस के ऊपर वो अप्लाई हो जाता। तो ये इमेजिन करना भी सच में बहुत ज़्यादा ही डरावना है कि इंगट्स का प्राइस कितना ज़्यादा स्काई रॉकेट हो जाएगा। और फिर इसके बाद आती है इनमें से भी सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस। एक बार यूज़ किए गए इंगट्स के वर्कशॉप को हर सुबह वर्कर्स डिस्ट्रॉय करते हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मिट्टी से बनाए हुए फर्नेसेस बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाते हैं, लगभग 1000 डिग्री से भी ऊपर, जिसकी वजह से वो सारी मिट्टी ख़राब हो जाती है और वो दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके बाद वर्कर्स को आसपास के तालाब से दोबारा से मिट्टी को कैरी करके लाना पड़ता है और उनसे दोबारा से एक पर्सन के हाइट के जितनी फर्नेस को बनाना पड़ता है और उसमें चारकोल और आयरन भी भरना पड़ता है। इसके साथ ही फुट मिल के यूज़ से उसमें फायर भी जलाना पड़ता है। ये सभी प्रोसेस में ही लगभग आधा दिन चला जाता है। इस स्पीड के हिसाब से हमें 100 साल लग जाएंगे एक सिंगल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट बनाने में। हमें एक छोटे से एच बीम को बनाने के लिए 1 सप्ताह तक स्टील इंगट्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है। क्या सच में ये इम्पॉसिबल है इस वर्कशॉप को एक मॉडर्न ब्लास्ट फर्नेस की तरह ऑपरेट करना? आई गेस सच में ये इम्पॉसिबल ही है, जब तक चारकोल को यूज़ किया जाता है एक हीटिंग के सोर्स के तौर पे। क्या हमें सच में
कोल को ऐसा ही खोद खोद के बाहर निकालना पड़ेगा इस जैसे सेंट्रल प्लेन्स की टेक्निक के साथ। और यहाँ पे कोई जगह भी तो नहीं है जहाँ से कोल हम एक्सट्रैक्ट कर सकें इन पिट्स के अलावा। लेकिन तब क्या होगा जब हमें खोदते खोदते रॉक लेयर मिल जाएगी, तब तो ऐसा होगा जैसे कि हम एक एवेंडेड माइन में माइनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सप्लोजिव्स जो कि हैं बहुत ज़्यादा ही काम के हैं अगर बात आती है एक माइन बनाने की। लेकिन माइनिंग जो कि है बस मैन पावर के साथ ही नहीं किया जा सकता। क्या हमें सच में इस एरा में एक्सप्लोजिव्स की ज़रूरत है? लेकिन अगर र्यूमर सही है तो फिर हमें एक्सप्लोजिव्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हमें यूज़ करना है शाओलिन टेम्पल्स के सेक्रेट टेक्निक को, जैसे कि 100 स्टेप डिवाइन फिस्ट या फिर आरहात डिवाइन फिस्ट। लेकिन इसके अलावा भी इस सेंट्रल प्लेन्स में बहुत सारे ऐसे मार्शल आर्ट हैं जो कि रॉक्स को पूरी तरीके से चूरा चूरा कर सकते हैं। मुझे ये करने के लिए उन सभी गधों को बस हायर ही करना पड़ेगा। उन सभी के पावर की हेल्प से एक सिंगल माइन को बनाना कोई भी प्रॉब्लम की बात होगी ही नहीं। कोल जो कि एक फंडामेंटल फॉसिल फ्यूल है, जिसको कि अगर इतने ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में माइनिंग किया जा सकता है तो फिर ब्लास्टिंग फर्नेस भी कोई ज़्यादा बड़ा ड्रीम तो नहीं है। लेकिन आखिर मैं इसको अचीव कैसे करूँगा? हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं शाओलिन टेम्पल की, जो कि नैनगोम क्लैन से बहुत ज़्यादा ही दूर सेक्लूटेड है। क्या ये सच में प्रैक्टिकल भी है कि अगर मैं इतने सारे मॉन्क से पूछूंगा कि वो लोग मेरे लिए काम करेंगे एक माइन वर्कर के जैसे? जिस मोमेंट मैं उन सभी के सामने ये बात रखूंगा, उन सभी के अंदर का बुद्धा जाग उठेगा और वो लोग सिप्पी का यूज़ करते हुए मेरे सर को ही खोल के रख देंगे। स्वॉर्ड गॉड ने कहा था मेरे मार्शल आर्ट स्किल का जो अभी लेवल है वो मार्शल मास्टर जैसे कि 7 मार्शल थ्रोन्स उनके बराबर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन करंटली ग्रैंड मास्टर ऑफ ग्रेट वॉइड टॉप मार्शल मास्टर हैं 7 मार्शल थ्रोन्स के बीच में, जो कि मुरिम अलायंस के साइड पे हैं। इसके बाद आते हैं मार्शल एम्परल दाउस्ट प्रिस्टीन क्लाउड, और फिर आते हैं माउंट वा के एमेस्ट सॉर्ड सेंट। जो ये बातें सोच ही रहा होता है कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है ईलोंग की। ईलोंग जो के पास आके बोलता है बिग ब्रदर वो मसल वाला कमीना दोबारा से वापस आ चुका है। जो इस पे बोलता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम तो हर किसी को मसल बास्टर ही बोलते हो। ईलोंग बोलता है आपको हिवाई का वो बंदा याद है जिसने कि मेरे से आर्म रेसलिंग किया था? ऐसा लगता है इस बार वो हमसे बात करने के लिए आया है उस बारे में जब हमने उसको लूनेज बार से बाहर निकाल दिया था। जो ये सुनने के बाद हमें बताता है डिवाइन ब्लेड किंग का सबसे छुटका बिटवा पेंगाक, उसको कितनी बार हमने बाहर निकाल दिया हमारे बार के स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया की वजह से। भले ही उस जैसे चुतिया आदमी को कितनी बार मना क्यों ना किया जाए, लेकिन वो बार बार हमारे बार में घुसने की ट्राई करता है। लेकिन इस चीज़ की भी एक लिमिट होनी चाहिए। उसकी इतनी सभी हरकतों के बावजूद मुझे उसके लिए सॉरी फील होता है, क्योंकि अगर मैं ऑनेस्टी से बताऊं वो सच में बहुत ज़्यादा ही अगली है। इवन मॉडर्न वर्ल्ड में भी उस जैसा एक अगली बंदा देखना बहुत ज़्यादा ही रेयर है। ये सच में एक फैक्ट वाली बात है। बहुत सारे हाई रैंकिंग के ऑफिशियल कंप्लेंट करते हैं स्ट्रिक्ट एंट्री क्राइटेरिया की वजह से लॉज बार में, लेकिन फिर भी हम उनको एंट्री नहीं देते। अगर हमने पेंगाक जैसे एक अगली बंदे को अंदर आने दे दिया तो यहाँ पे कोई डाउट वाली बात ही नहीं है कि यहाँ पे एक बखेरा खड़ा हो जाएगा। हम लोग इस जैसे एक अगली बंदे को अंदर कैसे आने दे सकते हैं? इस वजह से ये कमीना सच में मेरे पिछवाड़े में दर्द की तरह है। जो इसके बाद ईलोंग से पूछता है अभी के टाइम पे वो कहाँ पे है? ईलोंग बोलता है हमारे जो क्लैन के इन में। जो ये सुन के सोचता है जो क्लैन का इन अभी के टाइम पे तो सियोलियन भी वहाँ पे होगी, जो कि आइस को रिफिल करने के लिए आ रखी होगी। जो ये सोच के बोलता है चलो फिर जल्दी चलते हैं। इसके बाद हमें जो क्लैन के इनका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों पहुँच के देखते हैं पेंगाक अपने बॉडी का फ्लेक्स ह्यून के सामने करते हुए बोल रहा है तुम्हें ये बॉडी बहुत ज़्यादा ही पसंद आई होगी ना, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ ना। लेकिन भाई ह्यून को तो पेंगाक को ऐसे नंगा देख करके खुद में ही शर्म आ रही होती है। पेंगाक ये देख करके अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है ये तो मेरे प्यार में ही गिर गई है। नहीं भाई मेरे को एक बात बताओ, कोई बंदा कितना बड़ा चूतिया हो सकता है जो कि ऐसे रिएक्शन देखने के बावजूद ये सोच रहा है कि ये मेरे प्यार में गिर गई। जो भी इसको देख करके अपने मन में सोचता है ये इंसान कितना ज़्यादा घटिया है, ये पहले से भी ज़्यादा अगली दिख रहा है जब ये स्माइल कर रहा है। तो
जो फिर ये सोचने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम अब रुकोगे? पेंगाक ये सुनने के बाद अपने कपड़े को पहनते हुए अपने मन में सोचता है, मैं तो बस थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था, मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन तभी पेंगाक की नज़र जो के पास रखे स्वॉर्ड की तरफ जाती है। ये देखते ही पेंगाक अपना ब्लेड निकालते हुए बोलता है, अंत में तुम भी उन यूजलेस स्वॉर्ड यूज़र के जैसे ही हो। ये देखो, ये एक वेपन है जो कि एक मैन के पास होना चाहिए, तुम्हारे जैसा एक टूथपिक नहीं। जो बोलता है, तुमने इतना सारा बखेरा खड़ा कर दिया बस तुम अपने ये मसल और वेपन को फ्लेक्स करने के लिए। पेंगाक ये सुनने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम कैसे रिजेक्ट कर सकते हो पेंगाक को, जो कि यंग मास्टर है ग्रेट पेंग क्लैन का। मुझे एक बार में तुम ये लॉज बार में एंटर करने का परमिशन दो, लेकिन अगर तुमने रिफ्यूज़ किया तो मैं ये पूरे लॉज बार को तहस नहस करके चला जाऊंगा इस बार। पेंगाक ये बोलने के बाद अपने मन में सोचता है, प्लीज़ मुझे भी अंदर आने का परमिशन दे दो, मुझे भी औरतों के साथ खेलना है। जो इसकी जलती हुई आंखों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, जरा इस कमीने को तो देखो, इसकी आंखें तक मुझसे बात कर रही है। ईलोंग इसके बाद बोलता है, एब्सोल्युटली नॉट, प्लीज़ तुम वापस चले जाओ। पेंगाक बोलता है, लेकिन क्यों क्यों मुझे तुम लोग अलाउ नहीं करते? ईलोंग इस पे उसी अंदाज में बोलता है, ये बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, क्योंकि तू बहुत ज़्यादा ही अगली है। पेंगाक जैसे ये सुनता है भाई उसकी दुनिया ही टूट जाती है। फिर ये अपने मन में सोचता है, ये मेरा पहली बार था कि जो कि कोई बंदा मुझे ऐसे मुंह पे मेरे को बदसूरत कह रहा है। इवन मेरा भाई भी अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लेता था मेरे को अगली कहने से पहले, लेकिन तुझ जैसा एक बंदा आखिर कैसे हिम्मत कर सकता है मुझे मुंह पे ऐसे कहने का, जिसके पास की इतनी सारी मसल्स हैं। पेंगाक ये सोचने के बाद फायर अप हो जाता है और ईलोंग से बोलता है, कमीने चलो यहीं पर ही एक डुएल करके इस बात को सेटल कर लेते हैं। जो ये देखते ही चुंग को बुलाता है। चुंग यहाँ पे आते ही बोलता है, यस बॉस, आपने मुझे बुलाया। जो बोलता है, अभी अभी 3-3 लकड़ी के तख्ते टूट गए हैं और हो सकता है फ्यूचर में और भी टूटे, तो मेक श्योर करना कि तुम एक क्लेम को फाइल करो उस पर्सन के लिए बिना कोई एक्सेप्शन के। चुंग भी इस पे बोलता है, यस बॉस। इसके बाद जब पेंग अटैक करने को जाता है तो बीच में यून उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पेंग का वो हाथ यून के ही लग जाता है, जिसकी वजह से उसके मुंह के ऊपर का जो स्कार्फ होता है वो फट के नीचे गिर जाता है और सबको यून का रियल फेस दिख जाता है, जिस पर कि सभी लोग बोलते हैं, देखो तो सही ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। दूसरी तरफ पेंग भी यून की ब्यूटी को देख करके शर्माते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए लेडी। पेंग ये बोलने के बाद अपने दिल पे हाथ रखते हुए अपने मन में सोचता है, ब्लेड को विल्ड करने के अलावा ये मेरा पहली बार है कि मेरा दिल इतनी ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है। अगर सच में इस दुनिया में गॉडेस एग्जिस्ट करती है तो फिर क्या ये इसी की तरह दिखती होगी? जो ये देख करके उस स्कार्फ को यून को देते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था तुम अपने इस स्कार्फ का ध्यान रखना। यून भी इस पे जो को सॉरी बोलती है। इसके बाद पेंग भी एक्साइटेड होते हुए यून के पास आता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मैं हूँ यंग मास्टर हेवनली क्लैन का, मेरा टाइटल है ब्लैक टॉर्टोइस ऑफ 5 ग्रेट क्लैन। मैं पेंगाक आपको रिस्पेक्टफुली मेरा ग्रीटिंग पेश करता हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ माय लेडी? ये देख के बीच में ईलोंग आते हुए बोलता है, अबे कलवे तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू अपने आँखों को लेडी हान के ऊपर डाले? अभी एक बार में ही बोल रहा हूँ, दफ़ा हो जाए यहाँ से। पेंगाक इस पे ईलोंग को इग्नोर करते हुए बोलता है, अबे कमीने कहीं के बीच में से साइड हो। ईलोंग बोलता है, इसके बारे में तो सोच भी मत, तूने आखिर हिम्मत भी कैसे की लेडी हान का नाम पूछने का? लेकिन तभी पीछे से ह्यून बोलती है, मैं 17th जनरेशन की डिसेंडेंट हूँ नॉर्थन सीज स्नो स्ट्रॉम आइस क्लैन का, मेरा आइस फैमिली नेम है सोल ह्यून। पेंग जैसा ही नॉर्थन सी आइस क्लैन का नाम सुनता है ऐसा ही शॉक हो जाता है, फिर रोते हुए बोलता है, प्यार सच में बहुत ज़्यादा ही क्रूएल है। इसके बाद गुस्से में ईलोंग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, कमीने मैं तुझे एक डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ, अगर तू सच में एक मैन है तो इस बैटल से भागियो मत। ईलोंग भी बोलता है, श्योर, मरने के यार हो जा। पेंग ईलोंग के ऊपर कूदते हुए बोलता है, ये मेरी लाइन है जो कि मुझे कहनी चाहिए थी, मुझे तुझसे फाइट करने के लिए ब्लेड की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस तुझे अपने पाम टेक्निक से ही हैंडल कर लूँगा। जो ये सुन के बोलता है, रुको जरा। पेंग बोलता है, अब क्या हुआ?
जो बोलता है पाम टेक्निक। क्या पेंग क्लैन के पास भी फिस्ट और पाम टेक्निक्स हैं? पेंग बोलता है आखिर कैसे कोई खुद को जियांगू का एक पर्सन बता सकता है जब उसने पहले कभी टाइम इमॉर्टल थंडरबोल्ट पाम के बारे में सुना ही नहीं है, जो कि मेरे क्लैन का है। जो टाइम इमॉर्टल थंडरबोल्ट पाम के बारे में सुन के बोलता है क्या ये स्ट्रॉन्गर है थंडर डिवाइन स्टेप फिस्ट और अरहाट डिवाइन से? पेंग बोलता है ये मैटर ही नहीं करता शाओलिन के फिस्ट और पाम टेक्निक कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो लोग मेरे क्लैन के टाइम इमॉर्टल थंडरबोल्ट पाम के सामने खड़े होने की हिम्मत तक नहीं कर सकते। लो भाई, पेंग ये बोल के अपनी कबर खुद खोद लिया। जो इसके बाद एकदम प्यारी सी स्माइल के साथ बोलता है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम मेरी चैलेंज को एक्सेप्ट करो? वेल, ये बेटर होगा अगर हम इसको एक बेट कहेंगे तो। पेंग जो की बातों को सुन के अपने मन में सोचता है ये इस पथेटिक सॉर्ड की वजह से इस जैसा एक सुखर सा बंदा मुझ जैसे एक बंदे के ऊपर लुक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। पेंग ये सोचने के बाद जो से बोलता है बताओ मुझे क्या शर्त है? जो बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आर्म रेसलिंग करना है। पेंग आर्म रेसलिंग का नाम सुन के अपने मन में सोचता है ये हिम्मत कर रहा है अपने सूखे से हाथ के साथ मुझ जैसे एक बलवान बंदे को चैलेंज करने का। जो बोलता है अगर मैं हार गया तो तुम्हें अल्टीमेट एंट्रेंस प्लेक मिल जाएगा इस लॉज बार का। पेंग बोलता है हैं सच में? जो बोलता है लेकिन अगर मैं जीत गया तो फिर तुम्हें बस मेरे साथ एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट ही तो साइन करना है बस। पेंग बोलता है तुम अपनी बातों से पीछे तो नहीं जाओगे? जो बोलता है मुझे तुम्हारे से कंफर्मेशन चाहिए, तुम्हें लेबर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो पता है ना? पेंग एक टेबल पे बैठते हुए बोलता है एक मैन के वर्ड्स ही उसके लिए एक लकीर बन जाती है पत्थर की, और इसमें कोई इंटरनल एनर्जी का यूज़ तो नहीं करना है ना? जो बोलता है ये मैटर ही नहीं करता, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें करना है करो, नहीं करना है मत करो। पेंग बोलता है चलो फिर ठीक है, हम में से कोई भी इनर एनर्जी का यूज़ नहीं करेगा। ये बोलने के बाद पेंग अपने मन में सोचता है जरा इनकी हाथों की तरफ तो देखो, ये मेरे फोर आर्म्स के 1/3 के बराबर भी नहीं है। ही 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 ही। इसके बाद भाई ये दोनों जैसा ही पंजा लड़ाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, पेंग को ऐसा फील होता है जैसे कि ये कोई पत्थर को पकड़ रहा है। पेंग ये फील करने के बाद जो से बोलता है क्या तुम सच में अपनी इनर एनर्जी का यूज़ नहीं कर रहे हो? जो बोलता है ब्रदर आपको जब आंसर पहले से ही पता है तो आप क्यों पूछ रहे हैं? चलिए फिर ठीक है, क्या हम अपने मैच की शुरुआत करें? जो ये जैसा ही बोलता है फिर अगले ही पल पेंग का हाथ टेबल पे पटक देता है, जिससे कि पेंग भी हैरान हो जाता है। जो पेंग को हराने के बाद अपने पास से एक पेपर निकालते हुए बोलता है ये ठीक है, आपके इस हेल्प की वजह से लेबर्स की कंडीशन थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे। पेंग को इतनी आसानी से हारता देख करके आसपास की पब्लिक बोलने लगती है क्या ये सच में यंग मास्टर है हीवाई पेंग क्लैन का? हीवाई पेंग क्लैन तो फेमस ही है अपने फिजिकल आर्ट्स की वजह से, तो फिर ये हार कैसे गया? पेंग इनकी बातें सुनने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है ये सॉर्सरी है, तुमने जरूर सही कोई ना कोई ट्रिक चली है। जो इस पे बोलता है अगर तुम कर सकते हो तो मुझे हरा करके दिखा दो फिर। पेंग ये सुनने के बाद अपनी टट्टी निकाल देता है अपने पैंट में ही, लेकिन वो जो का हाथ हिला तक नहीं पाता। जो इसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को दिखाते हुए बोलता है मैंने रफली तुम्हारे अपॉइंटमेंट, सैलरी, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस फ़ी और ड्यूटीज़ के बारे में लिख दिया है। तुम साइन करने से पहले प्लीज़ एक बार इसको पढ़ लेना ध्यान से। और ऑफ कोर्स ये मेरा पहली बार है कि मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा हूँ, तो इसीलिए अगर तुम्हें कोई कंप्लेन है तो तुम मुझे बता सकते हो। अगर हो सकता है तो मैं उसको कंसिडर करने की कोशिश करूँगा। पेंगा कि ये सुनने के बाद गुस्से में अपने वेपन को तो निकालने जाता है, लेकिन तभी बीच में जो बोल पड़ता है ज़रा देखो तो उस बंदे को जिसने कि अभी अभी मेंशन किया एक आदमी की जुबान ही एक गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती होती है, लेकिन अभी अपने वेपन को निकालने पे उतर पड़ा है। जो ये बोलने के बाद अपने पावर का थोड़ा सा नमूना भी दिखाता है। पेंग उस नमूने को देख करके अपने मन में सोचता है ट्रू मार्शल एसेंस, क्या ये अनरेस्ट्रेंड रियलम है? आखिर इस जैसा एक स्किनी कमीना एक मार्शल आर्टिस्ट कैसे हो सकता है जो कि अनरेस्ट्रेंड रियलम तक पहुंच चुका है? इवन मैं जिसको कि नॉर्थन हेवन का जीनियस कहा जाता है वो भी इस रियलम पे एक कदम तक नहीं रखा है।
पेंग ये बोलने के बाद एकदम इज्जत से शांति में बोलता है, ये मेरी गलती थी, मुझे नहीं पता था कि तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट हो, अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। जो बोलता है, तुम्हारा काम है प्रो स्पेक्टेटर्स के साथ मिलके कोल जहाँ से मिल सकता है उस जगह को ढूंढना और फिर वहाँ से कोल माइन करके लाना। पेंग कोल माइन करने के बारे में सुन के अपने मन में सोचता है, ये चाहता है पेंग क्लैन का एक इतना बड़ा डिसेंडेंट जिसने कि अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी अपनी बॉडी को पॉलिश करने के लिए लगा दी, वो एक माइनर बन जाए जिसका कि कोई नाम ही नहीं होता। जो ये सोचने के बाद जो से चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, तुम्हें क्या लगता है ये मार्शल आर्ट ये किस तरीके की चीज़ है जो कि तुम मुझसे माइनिंग जैसा एक काम करवाने वाले हो? क्या मैं तुम्हें किसी तरीके का एक माइनर दिखता हूँ? जो बोलता है, एक मैन की जुबान। पेंग बोलता है, सोने से भी ज़्यादा कीमती होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें तो गलत हैं ही ना। जो ये सुनने के बाद थोड़ा सा सोचता है और फिर बोलता है, चलो फिर ठीक है, अगर तुमने एक बार में आधे टन से ज़्यादा कोल को माइन कर लिया तो फिर मैं तुम्हें लॉज बार में जाने का एक बार के लिए एंट्रेंस टिकट दे दूंगा और ये पूरी तरीके से तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगी कि ये तुम्हें कितना बेनिफिट मिलेगा इससे। पेंग बार का सुन के खुश हो ही रहा होता है कि तभी इसके पीछे जिन आती है और इसके पीछे चक्कू भोंक देती है। फिर पेंगाक के खून को चाटते हुए बोलती है, ओ माय गॉड, ये ह्यूमन ब्लड कितना ज़्यादा एस्टोनिशिंग है। ईलोंग ये देख करके चिल्लाते हुए बोलता है, अरे पागल औरत, तू आखिर कैसे किसी बंदे को अचानक से कट कर सकती है? लेकिन भाई जिन ईलोंग को पूरा फुल इग्नोर करती है और खून को चाटते हुए बोलती है, वंडरफुल, पूरी तरीके से यान की से भरा हुआ। अब पेंग जैसे ही जिन की शक्ल देखता है, जिन तो भाई खूबसूरत, बस बंदा पिघल जाता है। फिर वही दोबारा से बकचोदी, मैं पेंग क्लैन का ये वो। जो इसके इंट्रोडक्शन वाली लाइन को सुन के अपने मन में सोचता है, अनबिलीवेबल, ये बंदा पूरी तरीके से परफेक्टली उन सभी लाइनों को रिपीट कर दिया जो कि इसने हान सियोलिंग को कहा था। इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, इसके ये हब्सी चेहरे और भद्दी सी शक्ल के पीछे सौ हज़ारों एक ही लाइन की बार बार प्रैक्टिस है। पेंग का इंट्रोडक्शन सुन के जिन भी अपना लंबा चौड़ा बखान करने वाली थी, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है और सीधे बोल देती है, मेरा नाम जिन गुहाई है। पेंग जैसे ही जिन का नाम सुनता है, ये अपने मन में सोचता है, पहले यही घटना सियोल ह्यून के साथ हुई और अब ये दोबारा से मेरे को पहले कभी किसी औरत ने अपना नाम तक नहीं बताया, लेकिन अब मेरे को इन दोनों औरतों ने बताया। क्या ऐसा हो सकता है कि यही मेरा टैलेंट है? अब भाई तुम लोग इस बंदे की थॉट से ही समझ सकते हो इस बंदे को कितना बड़ा गलत फैमिली हो चुका है अपने खुद के ही अंदर। लेकिन जो भी हो भाई, मानवा में या फिर रियलिटी में गलत फैमिली पालना सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। नाउ अब हम जिन पे आते हैं, जहाँ पे वो पेंग को बोलती है, क्या तुम एक ट्रांसेंडेंट मार्शल मास्टर हो? पेंग भी ये सुन के अपनी बॉडी का फ्लेक्स करते हुए बोलता है, आपके पास बहुत अच्छी आंखें हैं माय लेडी। जिन भी पेंग के छाती को टच करते हुए बोलती है, क्या तुम्हारे भी बॉडी को टेम्पर किया गया है और क्या इसकी ड्यूरेबिलिटी गोल्ड सील्ड फिजिक्स से भी ज़्यादा है? पेंग भी जिनके टच को फील करते हुए बोलता है, गोल्डन सील्ड फिजिक, वो बकवास सा एक्सटर्नल मार्शल आर्ट मेरे क्लैन के सुप्रीम टेक्निक के आसपास तक नहीं आती। जिन ये सुनने के बाद इम्प्रेस होते हुए बोलती है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तुम्हारे घाव भी बहुत जल्दी हील होते होंगे। वाह, जरा देखो तो सही, तुम्हारे पीछे जो घाव बना था वो अभी से ही गायब हो चुका है। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है अगर मैं तुम्हें दोबारा से कट करूँ तो? पेंग भी भाई ये सुनने के बाद उछलते कूदते हुए बोलता है, बी माई गेस्ट, आपको क्या लगता है उस जैसा एक छोटा मोटा चोट मेरे जैसे एक मैन के लिए कोई बड़ी बात है? जिन ये सुन के पेंग को थैंक यू बोलती है और उसका बाजू कट करके वहाँ से खून को टेस्ट करने लगती है। जिन पेंग को टच कर रही है तो देख रहे हो भाई, पेंग भी कैसे ऑर्गेज़म लिए जा रहा है। जो इनके ऐसे लवी डबी सीन को देख करके बोलता है, चलो जल्दी से अपने काम पे वापस चलते हैं, अगर मैं यहाँ पे और ज़्यादा देर तक रुका तो मेरा दिमाग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ईलोंग भी ये देख करके बोलता है, मैं आपसे एग्री करता हूँ बिग ब्रदर।
इसके बाद ये दोनों उस इन से बाहर आते हैं जहाँ पे जीगल जो के पास आकर के बोलता है यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। जो बोलता है एक प्रॉब्लम, क्या है वो? जीगल बोलता है मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि मैं तुम्हारे चेम्बर के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। उसी बारे में मैंने अपने क्लैन से थोड़ा सा बात करा और उसी मैटर की वजह से मेरा भाई यहाँ पे आ रखा है। जीगल के ये बोलने के बाद इसके बड़े भाई की भी एंट्री होती है जहाँ पे वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है आपसे मिलके अच्छा लगा, मैं हूँ जीगल योंग, जीगल क्लैन के इनर कोर्ट का मास्टर। जो जीगल के बड़े भाई को देख करके अपने मन में सोचता है ये कमीनों की इतनी ज़्यादा फट रही है बस 20,000 गोल्ड कॉइन को ही इन्वेस्ट करने में, इस वजह से उन्होंने ग्रीट करने के लिए अपने इनर कोर्ट के मास्टर को ही भेज दिया। जो ये सोचने के बाद जीगल से बोलता है अपने बड़े भाई को आसपास की जगह दिखा दो, आज मैं पूरी तरीके से बिजी हूँ। जीगल भी बोलता है यस सर मैं ये कर दूंगा। तभी जीगल का बड़ा भाई बोलता है यंग वॉरियर जो हुआई। जो बोलता है मैं अपनी रूडनेस के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं आज सच में बहुत ज़्यादा ही बिजी हूँ, मैं आपको रिस्पेक्ट कभी बाद में पे कर दूँगा। योंग बोलता है मैं बस आपके बिजनेसेस के एरिया को ही नहीं देखना चाहता हूँ बल्कि आपको भी देखना चाहता हूँ। जो क्लैन ग्रैंड चेम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन, मैं आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, बस मुझे आपके साथ चलने दीजिए। जो इसको देख करके अपने मन में सोचता है क्या ही चिपकू बंदा है। फिर एकदम प्यार से इज्जत से बोलता है चलो फिर ठीक है आ जाओ। फिर इसके बाद जब योंग उस कैरेज में आकर के बैठता है तो कैरेज की फैसिलिटीज़ को देख करके एकदम ही हैरान हो जाता है, क्योंकि भाई उस कैरेज की जो लग्जरी और वहाँ पे यूज़ हुए कंपोनेंट होते हैं उसको ये पहली बार ही अपनी ज़िंदगी में देख रहा होता है। अब योंग के बैठ जाने के बाद जो कैरेज को चलने का ऑर्डर दे देता है। फिर जब कैरेज चलती है योंग बोलता है ये कैसे हो सकता है, अगर भले ही हम पोयांग लेक के मेन रोड के ऊपर चले तो फिर भी यहाँ पे बहुत सारी धूल मिट्टी और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर तो होंगे ही, और मैं जब कैरेज से बाहर देख रहा हूँ तो हम क्लियरली मूव कर रहे हैं, तो फिर भी ये कैरेज इतना ज़्यादा स्टेबल कैसे है, ये बिल्कुल भी हिल डुल क्यों नहीं रहा गड्ढों में, ये हमारे कैरेज से बिल्कुल ही अलग है, ये ऐसा है जैसे कि मैं कोई क्लाउड के ऊपर चल रहा हूँ। मैंने बहुत सारे हॉर्स कैरेज के ऊपर राइड किया हुआ है जो कि इससे भी कई गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन ये राइड बहुत ज़्यादा ही आराम और मखमली है। जो योंग की शक्ल देख करके बोलता है क्या यहाँ पे कुछ गलत है? योंग बोलता है ये कैरेज बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। जो बोलता है ये हेवनली क्लाउड कैरेज है जो कि हमारे आनहुई के वर्कशॉप ने इन्वेंट किया है। योंग हेवनली क्लाउड कैरेज का नाम सुन के बोलता है क्या ही ठीक सा नाम है इस कैरेज का, एकदम ही इस पे फिट बैठती है। इसके बाद जब ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो ड्राइवर इनको इन्फॉर्म कर देता है। जो इस पे पहले बाहर निकलता है और उन सभी को भी बोलता है तुम लोग भी बाहर निकल जाओ। अब हमें दिखाया जाता है ये लोग जो क्लैन के रेस्टोरेंट में आए होते हैं जहाँ पर कि लोग हल्ला मचा रहे होते हैं कि मुझे कोल्ड ड्रिंक दो, मुझे बर्गर दो, ऐसा बोल बोल के। जो इस हल्ले गुल्ले को देख करके ह्यून को बोलता है आप प्लीज़ जा कर के कुछ आइस को ऐड कर दीजिए। इसके बाद जब ऑडियंस ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक के साथ बर्गर को खाती है तो एकदम ही खुश हो जाती है। जो इसके बाद जब रेस्टोरेंट के अंदर जाता है तो एक बंदा सभी को इन्फॉर्म करके बताता है चेयरमैन ने हमें विजिट करने के लिए आ रखे हैं, तो फिर उनके लिए भी कुछ खाना लेकर के जाओ। ये सुनने के बाद एक शेफ एक बर्गर और कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो के पास ले जाता है और बोलता है इंजॉय योर मील चेयरमैन। इसके बाद हमें शेफ़ को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचता है मैंने सुना है हमारे चेयरमैन बहुत ज़्यादा ही पिकी हैं, आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही स्पेशल दिन है जब हमारे जो क्लैन सिंसियरिटी रेस्टोरेंट पोयांग लेक में भी एक्सपेंड करने को जा रही है, तो रिज़ल्ट अगर बेकार निकला तो हम मार्क्स पे खड़े नहीं उतर पाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा बिजनेस यहीं पर ही रुक जाए कुछ समय के लिए। अब जो उस बर्गर को उठाता है और उसके रैपर को हटा करके उसको टेस्ट करता है, फिर बर्गर को खा लेने के बाद कोले को भी टेस्ट करता है, फिर इसको भी टेस्ट करने के बाद बोलता है सब कुछ एकदम बढ़िया है, इसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। जो ये बोलने के बाद अपने मन में सोचता है अभी का जो ये कोक है वो मॉडर्न वर्ल्ड के जितना तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी के टाइम के लिए तो अच्छा ही है। जो फिर शेफ से बोलता है मैं 6 प्लेट और मीट वाला बर्गर और ये कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करना चाहता हूँ। शेफ बोलता है अभी लाया सर जी।
अब जो कि ये बोलने के साथ ही ह्यून का भी बर्फ़ जमाने का काम हो जाता है और वो थकी हारी जो के पास वापस आ जाती है, जहाँ पे जो उसको एक मेडिसिन देते हुए बोलता है, तुम अपनी बॉडी को ऐसे ही इंजर्ड नहीं कर सकती, इसको एक ही बार में घटक लेना। ह्यून भी इस पे जो को थैंक यू बोलती है और वो सारे सारे मेडिसिन को एक ही बार में घटक जाती है। जो ह्यून को मेडिसिन पीता हुआ देख करके अपने मन में सोचता है, इसके आइस आर्ट्स को छोड़ दिया जाए तो फिर इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ही कम है। मुझे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हेवनली आइस स्पिरिट को ढूंढना पड़ेगा और उसको सेओल ह्यून को देना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। जो कि ये सोचने के बाद ही वो शेफ भी इसका 6 प्लेट वाला ऑर्डर लेकर के आ जाता है और ऑर्डर रिसीव करके जो बोलता है, हम लोग अपने लंच को रास्ते में कर सकते हैं, चलो चलते हैं। जीगल का बड़ा भाई बर्गर को देख करके बोलता है, क्या मैं इसको पहले टेस्ट कर सकता हूँ? जो बोलता है श्योर। इसके बाद ये जैसे ही बर्गर का एक बाइट लेता है, ये तो बर्गर का दीवाना हो जाता है, मस्ताना हो जाता है, आशिकाना हो जाता है। फिर ये हमें बर्गर के बारे में बताता है जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्ट में फंटेस्टिक होता है। अब इसके आगे तुम लोगों को भाई कोई जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग जा करके बर्गर खाओ, इसका टेस्ट लो और फिर इसके कमेंट सेक्शन में जाकर बता दो। अब बर्गर खाने के बाद ये बंदा कोयले का भी एक घूंट लेता है और जो टेस्ट आता है, ओए होए 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 होए, जन्नत मिल गई भाई ये। अब जब ये बंदा ये हरकतें कर देता है तो फिर सभी से माफ़ी भी मांगता है। इसके बाद ये कोला का एक सिप लेते हुए और शर्माते हुए अपने मन में सोचता है, मैं इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकता हूँ इन सभी के सामने। इसके बाद जो हमें बताता है, जीगल योंग पूरी तरीके से पागल हो चुका था कोका कोला के सामने और फिर ये अपना पूरा तरीके से कंपोजर भी खो दिया जब ये आइसी कोल्ड लिकर को पिया हमारे जो क्लैन के दारू खाने से। इसके बाद जब उसने स्नेक वाले वाइन को पिया तो फिर उसके आंखों से तो आंसू नहीं रुक रहे थे। फिर अगले दिन इसने विटनेस किया कि किस तरीके से जो क्लैन के जितने भी डिलीवरी वाले हैं वो एकदम फॉर्मेशन से अपने अपने काम को करते हैं। जब इसने इतने ज़्यादा नंबर में बाइसाइकिल्स को देखा तो ये पूरी तरीके से हैरान और स्तब्ध रह गया। इसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। ये इस तरीके का एक फास्ट डिलीवरी वाला मेथड वो उसके लिए ऐसा था जैसे कि वो एक किसी नए दुनिया को ही देख रहा है। इसके बाद हमें योंग को भी दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, इतने सारे डिलीवरी मैन को देख करके ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सारे डिलीवरी मैन कस्टमर के घर तक वो इतना अच्छा खाना पहुंचा करके आते हैं। और फिर उसी शाम को उसे पता चला 10 फ्लोर से भी ज़्यादा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के ब्लूप्रिंट के बारे में। और फिर जब उसने अपने छोटे भाई से डिटेल में एक्सप्लेनेशन सुना तो जीगल योंग ने डिसाइड किया एक लेटर को लिखने का। इसके बाद हमें योंग के लेटर को दिखाया जाता है जिसमें कि लिखा होता है, फादर, मैं आपका बेटा योंग, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके पास अभी के टाइम पे क्लैन में जितने भी गोल्ड अवेलेबल है वो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी यहाँ पर भेज दीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए। नहीं, अगर मैं ढंग से बताऊँ तो ये कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं है, ये बिल्कुल ही एक रिवॉल्यूशन की तरह है। जो हुआई सच में एक बहुत ही महान बंदा है, हमें किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे उस बंदे से कोलैबोरेट तो करना ही पड़ेगा। अभी के लिए मैं यहीं पर ही रह रहा हूँ वन के साथ ताकि हमारा इंटरेक्शन थोड़ा सा बढ़ सके और हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी सी सॉलिडिफाई हो सके। और जब तक कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ तब तक के लिए इनर कोर्ट के मास्टर की जो ड्यूटीज़ हैं उनको भी संभाल लीजिएगा। मैंने जो क्लैन ग्रैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पूरी तरीके से एग्जामिन कर लिया है। अब जो बताना शुरू करता है उसके एक लेटर का शुक्रिया जिसकी वजह से जो क्लैन ग्रैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे जियांगू के अटेंशन को अपनी तरफ खींच पाया, जिसकी वजह से आनहुई और जांगसी में ही नहीं बहुत सारे प्रोविडेंस में जो क्लैन का नाम बना। जीगल योंग के उस डिटेल रिपोर्ट में उसके पोयंग लेक में हुए एक्सपीरियंस भी इंक्लूडेड थे, लेकिन अभी के लिए उसको पता नहीं है उसका एक छोटा सा रिपोर्ट वो सीधा मुरीम अलायंस के लीडर के टेबल तक पहुंच जाएगा। अब इसी के साथ लेटर वाली बातें यहीं पर ही ख़त्म होती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पे जो सभी के साथ मीटिंग करते हुए बोल रहा होता है, मैं सिचुआन के टांग क्लैन में एक बार के लिए ट्रिप के लिए जा रहा हूं, तो इसीलिए मेरे एब्सेंट में तुम लोग जो क्लैन ग्रैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ध्यान रखना। जीगल जो की बातों पे बोलता है, तुम सिचुआन जा रहे हो टांग क्लैन से मिलने के लिए?
तुम्हें पता भी है वो लोग है कौन? हेवनली आइस स्पिरिट के बारे में तो भूल जाओ, अगर तुम वहाँ पे जाओगे ही वहाँ पे गेट लॉस्ट वाला वार्निंग दिखेगा तुम्हें। जियांगो भी बोलता है ये बिल्कुल ही सही कह रहा है, वहाँ पे जाने से तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। उन कोल्ड हार्टेड बास्टर्ड से कोई भी नेगोशिएशन या फिर ट्रेड कर ही नहीं सकते, भले ही तुम उनको कितना भी प्रेशराइज क्यों ना कर दो। तुम्हारी ये ट्रिप बिल्कुल ही बकवास जाने वाली है, इससे कुछ तुम्हें मिलेगा ही नहीं। जो इस पे बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो वो लोग 5 ग्रेट मार्शल क्लैंस के हिस्सा क्यों हैं? मैं इस बात के लिए हमेशा से ही क्यूरियस था। मैं ये सोच के सच में बहुत ज़्यादा ही हैरान हूँ, लोग अभी भी उनको एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का हिस्सा क्यों कहते हैं? पॉइजन और हिडन वेपन बिना किसी शक के एक असैसन्स के लिए सूटेबल वेपन है, लेकिन ये सारे वेपन टांग क्लैन के लोग यूज़ करते हैं। जीगल इस पे बोलता है वो लोग नेसेसरी ईविल हैं। जो बोलता है नेसेसरी ईविल वो कौन से होते हैं? जियांगो बताता है टांग क्लैन को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ये गार्ड करते हैं ऑर्थोडॉक्स मार्शल सेक्ट के फ्रंट लाइंस को, और वो भी अकेले। वही ऐसे लोग हैं जो कि सौ सालों से हेवनली डीमन के डिसेंडेंट्स से फाइट करते हुए आ रहे हैं। अब जियांगो की ये बोलने के बाद हमें सिचुआन के टांग क्लैन के बारे में बताया जाता है, जो कि एक फेमस क्लैन है जो कि लोकेटेड है हेवनली डीमन कैसल के एकदम ही बॉर्डर पे, और उनको एकदम सिंगल हैंडेडली फेस करता है। बस यही एक फैक्ट उनको अलाउ कर देती है एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट कहलाने का। जो जियांगो की बात सुन के अपने मन में सोचता है तो वो लोग अकेले ही हेवनली डीमन कासल को सिंगल हैंडेडली फेस कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर मैं इस वाले पहलू को साबित कर दूं तो फिर मैं उनसे निपट सकता हूं। हेवनली आइस स्पिरिट ये उसी जगह पे मिलती है जहां पे चिलचिला देने वाली ठंडी हो, और वो भी नॉर्थन सी के बहुत ही दूर वाले इलाके में। उनमें से एक को ढूंढ लेना बिल्कुल ऐसा है जैसे मेनलैंड में तुम एक बहुत ही पावरफुल जेंसिंग को ढूंढ लेते हो। ये बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल स्पिरिचुअल एलेक्सर है जो कि एक प्रीशियस ट्रेजर है उन सभी लोगों के लिए जो कि वाइट स्नो डिवाइन आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं, और नॉर्थन सी के लोग इसको पर्पल रिजरेक्शन पिल भी बोलते हैं। जो कि इतने सारे बकवास के बाद ह्यून एक काम की बात बोलती है, लेकिन तुम उस हेवनली आइस स्पिरिट को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? जो बोलता है ह्यून तुम पोयंग लेक को उस छोटे से आइस स्टोरेज के भरोसे तो छोड़ के नहीं जा सकती, इस वजह से मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचता टांग क्लैन को अकेले विजिट करने के अलावा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात यह है मैंने पहले कभी भी हेवनली आइस स्पिरिट को देखा ही नहीं है। अगर वो कमीने मुझे धोखा देने का डिसाइड कर लिया तो फिर मेरे पास तो और कोई चारा ही नहीं बचेगा गधा बनने के अलावा। ह्यून बोलती है लेकिन मैंने भी तो उसको देख के नहीं रखा है, मेरा बस बड़ा भाई ही है जो कि उस हेवनली आइस स्पिरिट को पहली बार देखा था। जो ये सुन के सोचता है ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हर एक दिन की वैल्यू है वहाँ पे मैं अनहुई से बेग के आने का इंतज़ार नहीं कर सकता। लेकिन तभी ह्यून बोलती है ओह अब मेरे को याद आया, मैंने कहीं से सुना था हेवनली आइस स्पिरिट आइस क्यूआई के ऊपर रिस्पॉन्स करती है। जो बोलता है आइस क्यूआई? ह्यून बोलती है हाँ बिल्कुल। जो फिर अपने मन में सोचता है तब तो प्रॉब्लम ख़त्म ही हो गई। इवन अगर मेरे पास एक एलिमेंट्री लेवल की आइस टेक्निक भी हुई तो भी वो काफ़ी होगी जिससे कि एक प्रॉपर आइस क्यूआई तो रिलीज हो ही जाएगा। जो ये सोचने के बाद खड़े होकर के बोलता है हम लोग अभी के लिए बस 10 लोकेशन के ऊपर ही अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को रोक देंगे, और मैंने उन सभी चीज़ों के बारे में चीफ जियांग को पहले ही बता दिया है। तुम्हें बस इतना करना है, उन सारे स्मॉल आइस स्टोरेज का ध्यान रखना है उनके कमांड के अंदर। अब जब मैं यहाँ से गायब हूँ तो मैं तुम पे रिलाय कर रहा हूँ। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमें बोल रहा होता है यहाँ पे एक बहुत ही फेमस कहावत है, सिचुआन के जितने भी कुत्ते हैं वो सारे के सारे सन को देख करके भौंकते हैं, क्योंकि सिचुआन पूरी तरीके से माउंटेन से घिरा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे पूरी समय हवा में नमी होती है और आसमान क्लाउड से ढका रहता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम सनराइजेस दिखते हैं। इस वजह से सिचुआन के जितने भी कुत्ते हैं वो कभी भी क्लियर स्काई को देख ही नहीं पाते हैं, और जब वो सन को देखते हैं तो एकदम अमेज होकर के भौंकना शुरू कर देते हैं।
इसके बाद हमें जो का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक जगह बैठ के अपने पैर को पकड़ता हुआ बोल रहा होता है, अभी इस समय पे मेरे बॉडी को ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मोल्ड में पूरी तरीके से कवर हो चुका है। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि सनशाइन मेरे लिए कभी भी इतना ज़्यादा प्रीसियस हो जाएगा। अभी भाई तुम लोगों को जो की बातें समझ में नहीं आई तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे अगर बारिश होती है तो हवा में पूरी तरीके से नमी नहीं हो जाता, जिसकी वजह से शरीर चिपचिप करता है। ऐसा ही बिल्कुल यहाँ पे सीन हो रखा है। इसके बाद भाई वो पीछे वाली कहावत होती है वो भी सच हो जाती है, क्योंकि जो के सामने ही कुत्ता भौंकता है। इसके बाद जो बोलता है अगर यहाँ पे पतले पतले रास्ते नहीं होते तो मैं सेलेस्टियल क्लाउड कैरेज का इस्तेमाल करता और उससे ट्रैवल करता। सच में इन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इतनी ऊपर तक एक रास्ता बना रखा है जहाँ से एक बंदा तो आराम से जा ही सकता है। मैं सच में ये सोच सोच के हैरान हूँ उन लोगों ने बिना कोई टेक्नोलॉजी के इस तरीके का इतना बढ़िया एक रास्ता बना कैसे लिया। लेकिन एक मिनट, क्या ये काम मार्शल आर्टिस्ट का हो सकता है? अगर सच में इतना बढ़िया रफ रोड उन सारे मार्शल आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया है तो फिर ये चीज़ें सेंस बनाती है। लेकिन पीक लेवल मार्शल आर्टिस्ट जिन्होंने मास्टर कर रखा है स्केलिंग आर्ट को, उन लोगों को ऐसे रस्सी पे झूल करके अपने लाइफ को रिस्क में डालने के बाद रॉक्स पे ऐसे कार्विंग करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन रुको ज़रा, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मैं जियांगू के लोगों को हायर कर सकता हूं जिसने कि मास्टर कर रखा है कंस्ट्रक्शन वर्कर के आर्ट्स को, जिससे कि वो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकते हैं। इस वजह से प्रोजेक्ट में लगने वाला जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से कम हो जाएगा। हाउएवर मार्शल मास्टर जो कि एकदम ही खाली बैठ रखे हैं डार्क हेवन एसोसिएशन के अंदर, उन लोगों से काम करवाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। सारी की सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी अगर मैं उनको 2-3 धमकियां दे दूंगा तो, क्योंकि डार्क हेवन सोसाइटी के जितने भी हाई रैंकी के एग्जीक्यूटिव हैं उन सभी के ज़िंदगी और मौत का फैसला आखिरकार मेरे ही तो हाथों में है। मेरे इस काम से वो लोग भले ही थोड़ा सा दुखी हो जाए, लेकिन उनके बारे में टेंशन कौन लेता है, भाड़ में जाए वो लोग। फिर इसके बाद जो जब चलते चलते थोड़ा आगे जाता है तो उसको सिचुआन के बहुत सारे मर्चेंट्स दिखाई देते हैं, जहाँ पर कि वो लोग भी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। जो फिर उन सभी में से एक बंदे के पास जाता है और उसको ग्रीट करता है, जिस पर कि वो बंदा बोलता है अब क्या हुआ, तुम्हें क्या दिक्कत है? जो बोलता है मैं इस जगह पे पहली बार आया हूँ और जब मैं आसपास घूम रहा था तो मैंने आपके मर्चेंट ग्रुप के फ्लैग को देखा और ये देख करके मैं एक्साइटेड हो गया और आपसे मिलने के लिए आ गया। क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है अगर मैं भी आपके साथ एक कंपेनियन के जैसे ज्वाइन हो जाऊं तो? इस पर कि वह बंदा बोलता है हमारे मर्चेंट ग्रुप के साथ ट्रैवल करने का जो फ़ी है वो है 10 सिल्वर कॉइन। जो जैसा ही 10 सिल्वर कॉइन का नाम सुनता है वैसे ही अपने मन में उस बंदे को ऐसी ऐसी गालियाँ देता है ना, जो कि मैं तुम लोगों को भाई बताने नहीं वाला, ना ही सुनाने वाला हूँ। वो बंदा बोलता है अगर तुम 10 सिल्वर कॉइन नहीं दोगे तो तुम हमारे साथ बिल्कुल नहीं आ सकते हो। जो इस पर ना चाहते हुए पैसा निकालते हुए अपने मन में सोचता है मैं इसको एक गाइडेंस फ़ी की तरह कंसिडर कर लूँगा, चलो कोई बात नहीं। जो सब पैसा ले लेने के बाद वो बंदा बोलता है तो तुम एक जियांगू के बंदे हो, मुझे माफ़ कर देना मेरी पहले वाली रूडनेस के लिए। अब जब तुमने पैसा दे दिया है तो तुम मेरे एक कंपेनियन बन चुके हो। बाय द वे हम लोग जल्दी ही आयरन वैली पहुंचने वाले हैं, तो मैं ये तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दो। जो जब आयरन ब्लड वैली का नाम सुनता है तो वो पूछता है ये वैली कहाँ पे है? वो बंदा बोलता है तुम्हें आयरन ब्लड विलेज के बारे में नहीं पता? जो बोलता है आयरन ब्लड विलेज, अब ये कहाँ से बीच में आ गया? वो बंदा बोलता है यही नाम है जिससे कि वो लोग खुद को बुलाते हैं, लेकिन अगर मैं फैक्ट की बात बताऊं तो फिर तुम इसको आयरन ब्लड स्ट्रॉन्ग होल्ड भी कह सकते हो। वो लोग ऐसे हैं जिनको कि सिचुआन के पहाड़ों पे ऐसे बड़ा किया है जैसे कि कोई खरपतवार हो, एकदम प्यार और लाड से। जो बोलता है क्या ये सिचुआन टांग क्लैन का नहीं है? तो फिर आप लोगों ने उनसे क्यों नहीं हेल्प की मांग की? वो बंदा बोलता है टांग क्लैन तो हम जैसे मर्चेंट को देखना भी नहीं चाहता। जो बोलता है क्या आपके बीच में और उनके बीच में कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती है? वो बंदा बोलता है अगर उन लोगों को मर्चेंट से कोई भी चीज़ खरीदनी भी होती है तो फिर वो लोग अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं सामान को खरीदने के लिए। बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जिन्होंने कि
टांग क्लैन के रियल डिसेंडेंट को अपनी आंखों से देखा है। जो उस बंदे की बात सुन के परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है, अगर इसकी बातों को दूसरे शब्दों में कहे तो वो लोग किसी दूसरे बंदे से डायरेक्टली इंटरेक्ट तक नहीं करते, जबकि वो लोग सिचुआन की सेम लैंड पे ही रहते हैं। इस लेवल की सेक्लूजन कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। जो ये सोचने के बाद उस बंदे से पूछता है, अगर ऐसी बात है तो फिर टांग क्लैन अपने बिजनेसेस को हैंडल कैसे करता है और उनको मैनेज कैसे करता है? क्या उनके डिसेंडेंट के लिए उनके बिजनेसेस की ज़रूरत नहीं है? वो बंदा जो की बातों पे बोलता है, हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो लोग अपने बिजनेसेस को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और ना ही हमें किसी तरीके की ज़रूरत महसूस हो रही कि हम लोग इसके बारे में जानें। अगर तुम अपने पैर को टांग क्लैन के बिजनेसेस में अड़ाने की कोशिश करोगे बिना किसी अच्छे रीज़न के, तो फिर ऐसा होगा जैसे कि तुम इस दुनिया में बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। वो लोग तुम्हें इस धरती से ही गायब करवा देंगे, और वो भी बिना किसी ट्रेस के। जो लोग भी टांग क्लैन के बारे में बहुत ज़्यादा ही बातें करते हैं, वो लोग बहुत जल्दी मिसिंग हो जाते हैं। मेरे पास इसके लिए कोई एविडेंस तो नहीं है, बस एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मैं ये बात तुमसे कह सकता हूँ। जो ये सुन के सोचता है, इनके इन सभी एक्शंस को देख करके लगता है वो लोग क्राउड को फियर से कंट्रोल करते हैं, और अगर मैं सेम लैंग्वेज में बताऊं तो ये लोग नॉर्थ कोरियन एटोक्रेसी के मेथड को यूज़ कर रहे हैं। जो इसके बाद उस बंदे से बोलता है, अगर वो लोग इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लोग हैं तो फिर वो कोल्ड हार्टेड कमीने किस तरीके से 5 ग्रेट मार्शल क्लैंस के अंदर आते हैं, और ये सो कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स सेक्ट इनके सोशल अफेयर्स के ऊपर कुछ करती क्यों नहीं है? आखिर इनको ऑर्थोडॉक्स कहा भी क्यों जा रहा है, जबकि इनको बात करने की कोई ढंग आती ही नहीं है? अब भाई जो जैसे ही ये वाली लाइन बोलता है, उस वाले बंदे की तो भाई फट के 4 हो जाती है। दूसरा बंदा बोलता है, अबे ऐसे बकवास मत कर अपने मुंह से। जो इनके रिएक्शन को देख करके सोचता है, क्या टांग क्लैन के बंदे वोल्डेमॉर्ट की तरह दिखते हैं या फिर और भी कुछ? और भाई ये जो वोल्डेमॉर्ट है, ये एक हॉलीवुड फिल्म का कैरेक्टर है। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो पीछे ये देखो, ये फोटो बन रखी है, और नहीं तो तुम लोग गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। जो इसके बाद उस बंदे से बोलता है, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अगर कोई मार्शल क्लैन ऑर्थोडॉक्स बनने का प्रिटेंड कर रही है, लेकिन उन लोगों ने बाहरी दुनिया से सारे के सारे रिश्ते नाते कट कर रखे हैं, बाहरी दुनिया पे उन लोगों का कुछ ध्यान ही नहीं है, वो लोग अपने में ही इंजॉय करने में लगे हुए हैं। इन जैसे लोगों के लिए बातचीत करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इनको तो एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट कहलाने का अधिकार ही नहीं है। वो बंदा जो की बातों को सुन के एकदम ही निराश होते हुए अपने मन में सोचता है, ये सच में स्पेशली टांग क्लैन को ही केयरलेस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जैसा कि एक आउटसाइडर से एक्सपेक्ट किया जा सकता था। ये बंदा जैसे ही इस बात को सोचता है, वैसे ही एक चमकती हुई रोशनी के साथ एक चक्कू जो की तरफ उड़ता हुआ आता है, लेकिन जो उसको अपनी 2 उंगलियों से रोक लेता है। इसके बाद हमें उस चक्कू फेंकने वाले बंदे को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में बोल रहा होता है, मैंने सोचा था कि तुम एक बस भौंकने वाले कुत्ते होगे, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा ही स्कूलफुल ब्रैट निकले। अब जब ये मर्चेंट लोग जैसे ही एक टांग क्लैन के बंदे को देखते हैं, इनकी बुरी तरीके से फट जाती है, और ये लोग सर झुका लेते हैं इसके सामने, और झुके झुके ही चिल्लाते हुए बोलते हैं, हम लोग अपने टांग क्लैन के बेनिफैक्टर को ग्रीट करते हैं। जो उस टांग क्लैन के बंदे को देख करके हमें बताता है, जीगल उन के दिए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से टांग क्लैन के अंदर आउटर कोर्ट के मार्शल आर्टिस्ट का जो रैंक होता है, वो उसके यूनिफॉर्म के जरिए नंबर ऑफ स्नेक्स के ऊपर होता है। आउटर कोर्ट के अंदर 1 से 7 स्नेक होते हैं, वहीं इनर कोर्ट के मार्शल आर्टिस्ट के यूनिफॉर्म के ऊपर वैनम ड्रैगन्स एनग्रेव हो रखे होते हैं, जो कि 1 से 7 तक होते हैं उनके रैंक के हिसाब से। और टांग क्लैन के अंदर जिस बंदे की यूनिफॉर्म के ऊपर 7 के 7 वैनम ड्रैगन एनग्रेव हो रखे हैं, वो टांग क्लैन का पैट्रियार्च है। लेकिन सच में मेरे लिए भी ये काउंट करना मुश्किल हो रहा है, मेरे सामने जो ये बुढ़ा खड़ा है, उसकी यूनिफॉर्म के ऊपर कितने ज़्यादा वैनम ड्रैगन एनग्रेव हो रखे हैं। क्या ये बुढ़ा टांग क्लैन को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है? जियांगो के अंदर ऐसे लोगों को इमिटेटर्स कहा जाता है, जो कि रूमर्स वाले एक्सपर्ट होने का प्रिटेंड करते हैं, लेकिन फिर भी इस बुढ़े के बारे में कुछ तो ऐसा है जो कि बिल्कुल ही स्ट्रेंज है, जिसकी वजह से
ये कोई मामूली सा तो इमिटेटर नहीं लगता। सबसे पहले तो इस बुढ़े की उस कुनाई की वजह से मेरी हाथें दर्द कर रही हैं, जबकि मेरे पास हेवनली सॉर्ड ओमनीपोटेंट फिजिक है जो कि ज़्यादातर फिजिकल अटैक से कोई भी डैमेज लेती ही नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे उस बुढ़े के द्वारा फेंके गए चक्कू के अंदर शार्प क्यूआई और डिस्ट्रक्शन पावर फील हो रही थी। लेकिन उन सभी के ऊपर भी इस बुढ़े का जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा ही घमंडी टाइप में है। इसकी इतना ज़्यादा इमेंस फाइटिंग ऑरा और पॉइजन क्यूआई, ये कुछ ऐसा है जो कि तुम किसी रेगुलर बंदे के अंदर कभी देख ही नहीं पाओगे। अगर सच में ये कोई टांग क्लैन का एक मेंबर है तो फिर इसके पास डजन्स में ये वेनम स्नेक और वेनम ड्रैगन के एंग्रेवमेंट क्या कर रहे हैं यूनिफॉर्म के ऊपर इसके। क्या इसका मतलब ये है इसका जो स्टेटस है वो टांग क्लैन के पैट्रियाट से भी ऊपर है? ये भले ही कोई भी हो, इसने मेरे ऊपर एक किलिंग मूव का यूज़ किया है, मैं इसको यूं ही तो जाने नहीं दे सकता। जो ये सभी बातें सोच करके उस बुढ़े के ऊपर अटैक करने को चला जाता है। बुढ़ा भी ये देख करके जो के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद इन दोनों के ही बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे जो बार बार अटैक किया जा रहा था, जहाँ बुढ़े की फटे जा रही थी जो के अटैक से ही बचने में। लेकिन फिर भी बुढ़ा जैसे तैसे करके जो के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिससे कि ढेर सारे चक्कू निकल रहे होते हैं। और ये देख कर भाई आसपास के खड़े मर्चेंट की फटती है, वो लोग चिल्ला करके बोलते हैं सारे के सारे अपने गधों के पीछे छुप जाओ। जो भी उस बुढ़े की अटैक को डिफेंड करने के लिए नैनगोम क्लैन की सीक्रेट टेक्निक हेवनली विंड स्टेप सेकेंड मूवमेंट निब्बल रोटेशन विंड का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करता है। फिर कुछ चक्कुओं को अपनी शॉर्ट से साइड करता है और उस बुढ़े के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि बुढ़ा भी थोड़ा सा घायल हो जाता है। जो इसके बाद बोलता है, तू जिद्दी बुढ़े आदमी, मैं तेरे पूरे टांग क्लैन को ही बर्बाद करके रख दूंगा। आखिर तुम लोग क्यों हर एक लोग को मारना ही चाहते हो बिना किसी बातचीत किए? बुढ़ऊ ये सुनने के बाद अपने पास से एक फ्लेयर निकालते हुए बोलता है, मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि कोई बंदा आएगा और टांग क्लैन को इस तरीके से अपोज करने की हिम्मत करेगा। आई गेस मैं अब इसका यूज कर सकता हूँ। बुढ़ा ये बोलने के बाद उस फ्लेयर को आसमान में छोड़ देता है। फिर जो को बोलता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। पहले तो हमारे क्लैन के 12 पॉइजन फैंग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और वेनम ड्रैगन पवेलियन ऐसे जाल को बिछाएगी जिससे कि तुम कहीं से सपोर्ट भी नहीं हासिल कर पाओगे। और ऑफ कोर्स इस सिचुआन में जितनी भी टांग क्लैन की टेरिटरी है वो पूरी तरीके से सील भी कर दी जाएगी। ये बोलने के बाद ही मोती के अंदर से सॉर्ड गॉड बोलते हैं, इस बच्चे को तो एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया है इसके ही कम्युनिटी से। जो ये सुन के बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा लेकिन आपने कहा क्या? सॉर्ड गॉड बोलते हैं, जरा इसकी कलाइयों को ध्यान से देखो। इसकी जो मेट्रिडियंस है लिक्यू एक्यू पॉइंट और जिंग्यू एक्यू पॉइंट के बीच, उसको फायर से पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और यही चीज़ इस बात की प्रूफ है कि इस बंदे ने पॉइजन ब्लड स्टेट को अचीव कर लिया है। ये एक ऐसा बंदा है जो कि पॉइजन बॉडी के स्टेट पे पहुंचने ही वाला था। पॉइजन बॉडी के स्टेट तक पहुंचना हर एक पॉइजन आर्ट प्रैक्टिशनर का ड्रीम होता है। इसका ये स्टेट जियांगो के अनरिस्ट्रिक्टेड मार्शल मास्टर के बराबर कंपेयर किया जा सकता है। डीमोनिक कल्टिस्ट के लिए ये स्टेट सुप्रीम डीमन कहलाता है और नॉर्थन सी के लोगों के लिए ये स्टेट आइस बॉडी कहलाता है। जो बोलता है, मुझे तो इसको देख करके ऐसा नहीं लगता, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा से ज़्यादा चीफ जियांग और ब्रदर जियांगो के लेवल का ही होगा। सॉर्ड गॉड बोलते हैं, अब ये गधे, क्योंकि इसके पास अभी के टाइम पे कोई इंटरनल एनर्जी है ही नहीं। जो बोलता है, मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन क्या आप सच बोल रहे हैं? सॉर्ड गॉड बोलते हैं, क्या तुमने इसकी मूवमेंट में कुछ स्ट्रेंज बात नोटिस नहीं की पहले? जो बोलता है, हाँ सच में इसकी मूवमेंट थोड़ी सी स्ट्रेंज तो थी, इसका जो फुटवर्क था वो एक दूसरे से मेल जोल खा ही नहीं रहा था। सॉर्ड गॉड बोलते हैं, बस इसके पॉइजन ब्लड वाले पावर को ही सील नहीं किया गया है फायर से, बल्कि इसके बेन्स के अंदर जो इसकी लिम्स है उसको भी घायल कर दिया गया है।
टांग क्लैन ने इससे इसका मार्शल आर्ट ही छीन लिया है। सच में इस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा ही हिम्मत है। इसकी बॉडी की इतनी बेकार कंडीशन होने के बावजूद ये इतना अच्छे से मूव कर पा रहा है, जो स्वॉर्ड गॉड की बातों को सुनने के बाद मन में ना बोल के चिल्ला के बोल देता है इसके जो वेन्स के मसल है उनको पूरी तरीके से घायल कर दिया गया है। बुढ़ऊ ये सुनने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है उसके बारे में क्या। स्वॉर्ड गॉड फिर आगे बोलते हैं मैंने इसकी मूवमेंट में टांग क्लैन का एक सिंगल मार्शल आर्ट का ट्रेस तक नहीं फील कर पाया। यही एक सबसे बड़ा ट्रेट होता है उन सभी लोगों का जिसको कि एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया होता है। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में जितना भी स्किल्स को इकट्ठा किया था उन सभी को छीन लेने के बाद इतना ज़्यादा पेन से गुजरने के लिए इसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेंडेंसी और सेल्फ कंट्रोल तो होना ही चाहिए। इसके सर्कमस्टांसेस के प्रति तुम्हें थोड़ा सा और कंसिडरेट होना चाहिए। इसने जो अपना ये गुस्से वाला चेहरा बना रखा है वो बस दूसरों को दिखाने के लिए है। मुझे इसके इनर सेल्फ को देखना है जिसको कि बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर दिया गया था। जो स्वॉर्ड गॉड की बातों को सुन के अपने मन में सोचता है अब तक एल्डर स्वॉर्ड गॉड ने कभी भी मुझसे अपने रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने को नहीं बोला। ये बूढ़े लोग ज़रूर से ही अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरे होंगे। जो ये सोचने के बाद उस बुढ़े से बोलता है तुम एक एक्सकम्युनिकेटेड डिसाइपल हो टांग क्लैन के, है ना। अगर तुम्हारी मेरिडियंस जो कि लिंकू एक्यू पॉइंट और जिंकू एक्यू पॉइंट के बीच में आती है उनको सील कर दिया गया है फायर की हेल्प से, इसका मतलब ये है कि तुम पॉइजन ब्लड के स्टेट को अटेन कर लिया होगे। टांग क्लैन सच में पूरी तरीके से पागल लोगों से भरा हुआ है। वो लोग सच में किसी ऐसे बंदे को निकाल दिए जो कि पॉइजन बॉडी के स्टेट तक पहुंचने ही वाला था। बुढ़ऊ ये सुन के बोलता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। इसके बाद हमें पॉइजन ब्लड के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एक बॉडी का जितना भी खून होता है वो सारा सारा पॉइजन के अंदर बदल जाता है और इसको अटेन करने के लिए तुम्हें लगातार खून के अंदर तुम्हें एक्सटर्नल पॉइजन इंजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जियांगू में ऐसा कोई प्रैक्टिस एक टैबू माना जाता है। इसके बाद हम जो पे आते हैं जहाँ पे वो बुढ़ऊ से बोलता है मेरे कहने का मतलब ये है कि तुमने ऐसा क्या कांड कर दिया जिसकी वजह से तुम्हारे वेन्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया तुम्हारे अपने ही क्लैन मेंबर्स के द्वारा। इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद इस जैसे एक क्लैन में ऐसी कौन सी अच्छी बात है जो कि तुम उसको इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हो। मैंने ये सुना है अलायंस हर 3 महीने में अपने फ्लेयर के रंग को चेंज कर देती है, तो इसका मतलब ये है तुमने जो अभी यूज़ किया वो एक फेक था, है ना। बुढ़ऊ ये सुनने के बाद तो हैरान हो जाता है। जो फिर आगे बोलता है मेरे कहने का मतलब है तुम्हारे चारों के चारों लिम्स पूरी तरीके से डैमेज कर दिए गए हैं टांग क्लैन के द्वारा, तो इस वजह से उनसे तो तुम नाराज़ तो होगे ही। इस जगह के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है जिसके वजह से तुम सिचुआन से बाहर भी नहीं जा रहे हो। बुढ़ऊ जो की बातों को सुन के चिल्लाते हुए बोलता है ऐसी नॉनसेंस वाली बातें चिल्ला चिल्ला करके मत बोलो। जो बोलता है लेकिन मैंने तो साउंड प्रूफ बैरियर पहले ही बना लिया था। बुढ़ऊ ये सुन के सोचता है इसने अपनी क्यूआई से साउंड प्रूफ बैरियर बना लिया, इसका मतलब ये है ये अनरिस्ट्रिक्टेड रियलम तक पहले ही पहुंच चुका है और वो भी इतने कम एज में। जो बोलता है चलो बुढ़ऊ साहब एक एक ड्रिंक हो जाए। जो ये बोलने के बाद उन मर्चेंट्स की तरफ देखता है और उस बंदे के पास जा करके बोलता है मैं आपको और ज़्यादा अकम्पनी नहीं कर पाऊंगा और आपके इस फेवर को भी मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। अब जो उन सभी मर्चेंट्स को बाय बोल देने के बाद उसी पहाड़ के रास्ते पे बैठ जाता है और अपने थैले से दारू की बाटली निकाल के उसको ठंडा करने लगता है। फिर दारू को ठंडा कर लेने के बाद बुढ़े को देते हुए बोलता है लो ठंडा कर लो खुद को। इसके बाद जब बुढ़ा उस दारू की बाटली को पी लेता है तो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है लिकर की ये डीप और रिफ्रेशिंग अरोमा जैसे ही आइस क्यूआई के साथ मिली ये इस दुनिया की सबसे ज़्यादा टेस्टीएस्ट चीज़ बन गई। ये मेरा पहली बार है जबकि मैं इतना ज़्यादा डिलीशियस और रिफ्रेशिंग ड्रिंक पी रहा हूँ। जो इसके बाद पीछे से बोलता है होल्ड ऑन एल्डर, क्या आप सारा का सारा ड्रिंक अकेले ही पी जाने वाले हैं। बुढ़ऊ ये सुन के उस दारू की बाटली को जैसा ही जो की तरफ बढ़ाने के लिए अपना हाथ उठाते हैं उनके हाथों में दर्द होने लगता है। जो ये देख करके बोलता है जब भी मैं आपको इस तरीके से देखता हूँ मैं खुद में ही सॉरी फील करता हूँ, मुझे ज़रा आप अपनी चोट को तो देखने दीजिए। बुढ़ऊ बोलता है नहीं ये ठीक है, इतनी छोटी सी इंजरी को तो किसी तरीके का एक वुंड भी नहीं कहा जा सकता।
जो इस पे अपने पास से एक क्रीम निकालते हुए बोलता है, तो फिर कम से कम इस क्रीम को ही लगा लीजिए, ये सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। बुढ़ऊ इस पे जो का शुक्रिया बोलते हैं और जो सो पूछते हैं, क्या तुम टांग क्लैन के कोई एक डिसाइपल हो? जो बोलता है, नहीं, मैं उनमें से किसी एक को भी नहीं जानता। बुढ़ऊ ये सुन के सोचते हैं, ये कोई ऐसा बंदा है जिसको कि पॉइजन बॉडी के एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, जिसको कि टांग क्लैन का सबसे टॉप का सीक्रेट कहा जाता है, लेकिन फिर भी ये खुद को ऐसा बता रहा है जैसे कि ये टांग क्लैन को जानता ही ना हो। जो बोलता है, मैं भले ही उनमें से किसी एक को नहीं जानता, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ उनसे एक फेवर मांगने के लिए। बुढ़ऊ बोलते हैं, एक फेवर? जो बोलता है, हाँ, मैं यहाँ पे आया हूँ हेवनली आइस स्पिरिट के लिए। बुढ़ऊ हेवनली आइस स्पिरिट का नाम सुन के जो को बताते हैं, हेवनली आइस स्पिरिट एक ऐसा मटेरियल है जिसको कि यूज़ करके बनाया जाता है वही फेमस सोल एक्सटर्मिनेटिंग पॉइजन, जो कि टांग क्लैन का 3 डिवाइन वेपन में से एक है। ये एकदम ही इम्पॉसिबल है कि वो हेवनली आइस स्पिरिट तुम्हें दे दे। जो बोलता है, लेकिन क्यों? बुढ़ऊ बोलते हैं, जिस आदमी ने अपने तीसरे बेटे के चारों अंगों की नसें काट दी और पॉइजन ब्लड को भी सील कर दिया, क्योंकि वो रेकलेसली ब्रेक थ्रू किया जा रहा था पॉइजन वॉल्स को, वो बंदा है अभी के करंट पैट्रियार्च का ग्रैंडफादर। जो ये सुन के हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है, अच्छा, अब मुझे समझ में आया आखिर क्यों उन लोगों ने इनकी नसें काट दी और इनकी जो पॉइजन ब्लड थी उनको लियू में सील कर दिया, ताकि वो अपने क्लैन के सीक्रेट आर्ट्स को रिकवर कर सके। लेकिन उन लोगों ने इनके फैलस को क्यों काट दिया? क्या इसका मतलब ये नहीं है उन लोगों को अपने लाइनेज को भी कंटिन्यू नहीं रखना? और भाई, जिन लोगों को भी फैलस का मतलब नहीं पता, उन लोगों को मैं बता दूं, उसका मतलब होता है छोटा वाला घोड़ा, जो कि आसमान में झूलता रहता है। अब जो इतनी सभी बातें सोचने के बाद टांग क्लैन को 2-4 गंदी गंदी गालियां देता है। बुढ़ऊ ये सुन के गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, बस बहुत हो गया। जो ये देख करके अपने मन में सोचता है, इनको टांग क्लैन की वजह से इतना ज़्यादा हार्ड टाइम का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी जब भी मैं उसको कर्ज करता हूँ तो ये मेरे ऊपर गुस्सा हो जा रहे हैं। बुढ़ऊ इसके बाद जो से बोलते हैं, अभी तुम यहीं पर ही गिव अप कर दो, ये तुम्हारे लिए और भी जल्दी होगा अगर तुम यहाँ के बजाय नॉर्थन सी को विजिट करोगे तो। जो ये देख करके एक शैतानी स्माइल के साथ बोलता है, चलिए मैं आपको एक और दारू की बाटली देता हूँ। बुढ़ऊ भी ये सुन के खुश होते हुए बोलते हैं, तुम्हारा शुक्रिया बच्चे। इसके बाद भाई बारी आती है ऑथर की, जहाँ पे वो एक पैनल के साथ बताता है कि कैसे टांग इनसैन, जो कि एक फॉर्मर कंटेस्टेंट है एब्सोल्यूट पॉइजन बॉडी का, ये कोई ऐसा है जिसको कि टांग क्लैन के पूरे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा कहा जाता था। कोई ऐसा जिसने कि इवन ट्राई करी पॉइजन वॉल को भी ब्रेक थ्रू करने की। उसको जो हुआई ने बस दारू की 2 बाटली पिला करके सारा का सारा इन्फॉर्मेशन टांग क्लैन के बारे में लूट लिया। तो अब इसी सीन के साथ इस वीडियो को भी यहीं पर ही ख़त्म करना चाहूँगा। और भाई, अभी जो का ही 2 और एपिसोड आएगा, उसके बाद मैं क्रेजी डेमन के ऊपर काम करना शुरू करूँगा। तो अब भाइयों, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर से ही जाना।